जहाँ इंटरनेट रिलेटेड क्राइम कमिट हो रहा होगा वहाँ आम पुलिस के पास नहीं जाना, वहाँ जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है। किसी का फेक अकाउंट बनाना जुर्म है, किसी के बारे में फेक न्यूज़ लगाना जुर्म है, किसी की नाजेबा तस्वीर लगाना जुर्म है, किसी को बगैर उसकी इजाज़त के फॉलो करना जुर्म है। अब ऐसे क्राइम के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने सेव करना होता है, वो होता है URL। दिस इज़ अ माइंड गेम। कहीं पे खौफ है, कहीं पे लालच है। फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो कॉल्स आ रही होती हैं वो सिम्स आमतौर पे फेक होती हैं। साइबर क्राइम तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं है। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू दी reporting of a case relating to the cyber crime। साइबर क्राइम का केस कैसे रिपोर्ट होगा? सबसे पहले आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो ये जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है? कोई भी बता दे साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम और एक आम क्राइम में फ़र्क कितना होता है कि एक आम क्राइम में देयर इज़ अ क्राइम सीन, वेयर एज इन साइबर क्राइम देयर इज़ नो क्राइम सीन। और क्राइम सीन से क्या मुराद है, आसान लफ्ज़ों में बताते हैं कि अगर यहाँ पे चोरी हो जाए तो पुलिस आएगी और आके रिकवरी करेगी, और रिकवरी करने के बाद इस जगह को देखेगी कि कहाँ पे और कैसे चोरी की गई होगी। लेकिन साइबर क्राइम जब कमिट होता है तो कहीं पे भी ना तो कोई स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे रेड होती है, ना कोई स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे उनको पता होता है कि यहाँ से ये शख्स ये काम कर सकता है। जिसके साथ क्राइम कमिट हो रहा होता है उस शख्स की आइडेंटिटी जो होती है वो छुपी होती है। फेक अकाउंट के थ्रू हमेशा साइबर क्राइम किया जाता है। तस्वीर किसी का ली, नाम किसी का लिया और क्राइम कमिट कर दिया। अब ऐसे क्राइम के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने सेव करना होता है, वो होता है URL। सबसे ऊपर जाके जो आपको नज़र आता है दैट इज़ http://facebook.com/ आगे जो है आपके पास, इसको कहते हैं URL। URL को आपने जब भी कोई एप्लीकेशन देनी है, आपने URL उसमें लाजमी मेंशन करना है उस अकाउंट का, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो आप फाइल कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा और आप कभी भी उस ID को ट्रेस आउट नहीं कर सकेंगे। एक तो ये हो गया कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई डाटा जो है वो लगाया गया किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। अगर आपके ख़िलाफ़ किसी ने कुछ लगाया है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो आपके पास उस ग्रुप की स्क्रीनशॉट होना ज़रूरी है, उस चैट की स्क्रीनशॉट होना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके पास बुनियादी तौर पे उस नंबर का नज़र आना उस चैट में ज़रूरी है जिस चैट की आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ये नहीं कि आपने इसको किसी नाम से सेव किया हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। आप फॉर द टाइम बिंग दैट नंबर शुड बी शोन एट द टाइम ऑफ स्क्रीनशॉट। और फौरी तौर पे स्क्रीनशॉट इसलिए ले लें क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सएप में भी ये फीचर मौजूद है कि यू कैन डिलीट दैट मैसेज। अब एक तो ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने बतौर वकील ये देखा कि लोगों के साथ हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, पर वो उन मैसेजेस को सेव नहीं करते। 5 मिनट पहले ब्लैकमेलिंग हुई है और वो डर के फौरी उन मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं। मैसेजेस सेव कर लें और उसकी स्क्रीनशॉट्स को अपने पास महफूज कर लें। और सबसे अहम बात यह है कि कभी भी स्क्रीनशॉट्स जब भी आप रखें, ये मत कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट्स सेव कर लिए और ओरिजिनल मैसेजेस डिलीट कर दिए।
ओरिजिनल मैसेजेस का उस मोबाइल फ़ोन में होना ज़रूरी है जो स्क्रीनशॉट्स को कोराबोरेट कर सकें। अदालतों में भी जब हम देखते हैं ऐसे केसेस कि तो वहाँ पे भी बात यही डिस्कस होती है कि जी फ़ोन में से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, फ़ोन खाली था, फ़ोन की फोरेंसिक्स जो है वो नील है, स्क्रीनशॉट्स दरख्वास्त के साथ लगे हुए थे पर फ़ोन जो था वो उसके अंदर से कोई चीज़ नहीं निकल सकी। तो उसमें बुनियादी तौर पे जो मसला है वो ये है कि आप खौफ में आके उन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। केस आप चाहते होते हैं कि रिपोर्ट हो जाए। मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव साथ साथ बताऊंगा। एक वो पर्सपेक्टिव जहाँ पे लोग लॉ साइड पे अपने आप को वीक कर लेते हैं, एक वो साइड जहाँ पे लोग अपने केस को पहले दिन से ही वीक रख देते हैं क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि हमने प्रिजर्व कैसे करना है एविडेंस इन द साइबर क्राइम केसेस। अब साइबर क्राइम केस के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला ये आता है कि जब भी किसी को कोई मैसेज मिलता है, किसी को कोई थ्रेटनिंग कॉल आती है, किसी को कोई वीडियो कॉल आ जाती है, किसी को कोई ईमेल कर दी जाती है, तो याद रखिएगा कि जहां इंटरनेट रिलेटेड क्राइम कमिट हो रहा होगा वहां आम पुलिस के पास नहीं जाना। वहां जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत FIR दर्ज होती है। ये जुरिस्डिक्शन का और इस लॉ का आपको पता होना ज़रूरी है। आम पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स के हवाले से नहीं है। पुलिस जो है उसके पास आपने जिन मैटर्स के लिए जाना है वो अलहदा हैं और जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट रिलेटेड मामलात हैं उनकी जुरिस्डिक्शन FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको मैं चाहूँगा कि आज आप सब लोग डाउनलोड कर लें, बेसिक नॉलेज अपने पास रखें। जो आप में से जो लोग ज़्यादा अवेयर हैं, आप में से जो लोग ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आप में से जो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे, उनके लिए लॉ की अंडरस्टैंडिंग ज़रा थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कम अवेयरनेस है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कम पता होगा, वो ये कर सकते हैं कि वो मेरे किसी लेक्चर को सुन के उन पर्टिकुलर सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं वो भी कोशिश करूंगा कि आपको बताता चलूं कि कौन कौन सी चीज़ें साइबर में जुर्म में आ जाती हैं। किसी का फेक अकाउंट बनाना जुर्म है, किसी के बारे में फेक न्यूज़ लगाना जुर्म है, किसी की नाजेबा तस्वीर लगाना जुर्म है, किसी को बग़ैर उसकी इजाज़त के फॉलो करना जुर्म है, किसी को डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट फॉलो करना जुर्म है, किसी के नाम से फेक सिम इशू करवाना जुर्म है, किसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करना जुर्म है। आपने चीज़ ऑर्डर की, चीज़ घर में कोई और आ गई, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड आ गया, आपने पैसे भेजे, प्रोडक्ट घर पे नहीं आया। तो ये याद रखिएगा, ये तमाम साइबर क्राइम। आपको कोई बंदा फ़ोन करके कहता है जी आपका इनाम निकल आया, ठीक, और आप हैरान हो जाते हैं कि जी इनाम सारी ज़िंदगी नहीं निकला और आज अचानक कैसे निकल आया, और आपको ये यकीन हो जाता है कि ये इस दफ़ा इनाम ज़रूर निकला है, क्योंकि लालच जो है वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देता है ये बात मानने पे। वो बंदा भी जो लालच दिला रहा है वो भी आपको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा देता है सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे, गाड़ी भी निकल आई। यानी कि आप खुद सोचें कि इतना कुछ आपका निकल आया, उसकी क्या वजह थी कि वो अचानक निकला है। जब आपने कभी किसी जगह ना लॉटरी में अप्लाई किया, ना किसी ऑनलाइन किसी जगह पे अप्लाई किया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी अंडर कंसिडरेशन नहीं लाते, और होता क्या है कि इस तरह से आपके साथ एक क्राइम कमिट हो जाता है। और बहुत सारी मिसालें हैं। आजकल लोगों को कॉल्स आ रही हैं कि आपका बेटा जो है वो हमने पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया है और आप अगर छुड़वाना चाहते हैं तो ये इस नंबर पे पैसे भेज दें। इसी तरह और लोगों को भी कॉल्स आ रही हैं आजकल,
वो कॉल्स ये आ रही हैं कि जी हम आपके बैंक के मैनेजर बात कर रहे हैं एंड वी रिक्वायर दैट डाटा, आप डाटा शेयर करते हैं और आपका क्राइम हो जाता है। इसी तरीके से और कॉल्स भी आ रही हैं कि आपको अचानक पता चलता है कि आपका एक रिश्तेदार जो बाहर के मुल्क बैठा हुआ है, वो अचानक आप खुद ही, क्योंकि किसी ना किसी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे मुल्क में कोई ना कोई रिश्तेदार तो है, वो 5 या 6 ममालिक के नाम लेते हैं और आप उसमें से खुद ही एक मुल्क का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं बातों बातों में। वो आपको प्रेडिक्टिव करता है, पहचाना पहचाना पहचाना, और आप खुद ही नाम लेते हैं, अच्छा आप वो बात करें, वो कहता है जी 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 मैं वही बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ माइंड गेम। कहीं पे खौफ है, कहीं पे लालच है। तो दोनों सूरतों में साइबर क्राइम करने वाला जो है वो आपसे कई हाथ या कई स्टेप्स आगे है इन टर्म्स ऑफ मिस यूजिंग द टेक्नोलॉजी। आपके साथ जो इशू हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई, उसका इस्तेमाल बड़ी देर से आएगा। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि जब भी आपके साथ कोई ऐसा साइबर क्राइम हो, पहला काम ये है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाई गई है तो उसका यूआरएल सेव कर लें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई चीज़ लगाई गई है तो व्हाट्सएप ग्रुप्स का स्क्रीनशॉट ले लें और उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन, इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट लें कि उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन का नंबर भी उसमें नज़र आ रहा हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो आपको तस्वीरें आपकी भेज रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसमें भी आपने यही करना है कि उसी तरीके से स्क्रीनशॉट्स को प्रिजर्व करना है, तस्वीरों को आपने सेव कर लेना है। अब 2 तरह के मसाइल हैं। एक मसला ये है कि लोग अपनी तस्वीरें खुद भेज देते हैं रिलेशनशिप्स के दौरान। दूसरा मसला ये है कि लोग जिसको भेजी होती है तस्वीर, वो उसको या खुद एडिट कर देता है या वो सोशल मीडिया से तस्वीर लेके एडिट कर देता है। अब सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि लोग खुद स्ट्रेंजर्स को ऐड करते हैं and they are more comfortable talking with the strangers than the people they know in real life. That is the main issue. I don't know what is the reason behind it, but this is the actual reality. इसी कमरे में अगर अभी एक स्ट्रेंजर आ जाए और वो आके यहाँ बैठ जाए और वो आके मुझसे मुखातिब हो, तो शायद हो सकता है मैं बहुत मोहतात गुफ्तगू करूँ। लेकिन वही स्ट्रेंजर अगर आपके साथ सोशल मीडिया पे ऐड है, आपको वो हेलो करे, हाय करे, आप 5 मिनट नहीं लगाते उसके साथ गुफ्तगू करने में। इशू इज विद कि हम खुद ही ऐसी चीज़ों में जाके ट्रैप हो जाते हैं। लड़कों के लिए ज़रूरी इसलिए है कि हर ऐड करने वाली खातून नहीं होगी, ठीक है, और हर तस्वीर जो लगी होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो खातून की ही हो, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, और ऐसा लोगों के साथ हुआ भी। तो बेहतर यह है कि जब भी कभी ऐसा मामला हो तो फौरी तौर पे स्ट्रेंजर्स की जो डेफिनेशन है उसको समझ लें कि जिसको आप नहीं जानते। अब मैं एक जगह पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात की कि अपने अकाउंट्स को पब्लिक ना करें, अपने अकाउंट्स को लिमिटेड टू द फ्रेंड्स करें। वो किसी ने मीनवाइल मुझे सर्च कर लिया वहाँ पर, मुझे कहते हैं जी आपका देखिए अपना अकाउंट तो पब्लिक है। तो मैंने उनको कहा जी कि मेरा काम तो है पढ़ाना, अगर मैं ये बातें पढ़ाना चाहता हूँ तो फिर तो अकाउंट मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, और अगर मैं ये बातें छुपाना चाहता हूँ तो फिर ठीक है, मैं अभी इनको भी कह देता हूँ कि ठीक है ये बातें आपको बताने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। हमारा काम तो ये है कि हम आपको मैं ये क्यों ये सब कुछ कर रहा हूँ, यानी कि मैं आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम माई ऑफिस और इतना हेक्टिक रूटीन होती है हमारी, ये सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो आज की जो यंग जनरेशन है वो इससे कुछ सीखे, अपनी ज़िंदगियों को बचाए। ये याद रखिएगा जब ऐसे डाटा, ऐसी पिक्चर्स, ऐसी वीडियोस शेयर होती हैं तो यंगस्टर्स की जो ज़िंदगियाँ वो ख़राब भी होती हैं, आपकी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब होती है, आपका एक पूरे का पूरा जो कैरियर है वो ख़राब होता है। मैं
ये समझता हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है उसको ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी हो चुकी है क्योंकि आप जो हैं वो आने वाला हमारा फ्यूचर है, और फ्यूचर जो है उसको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि उन्होंने प्रेजेंट में जो उनके पास टेक्नोलॉजी है उसका पॉजिटिव यूज़ कैसे करना है, तो क्या होगा कि उनसे गलतियां होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसका पॉजिटिव यूज़ इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसका नेगेटिव यूज़ इज़ अ वेरी बैड थिंग। अब हम जिस एज में हैं या जिस एज में आप हैं, मैं ये जान सकता हूँ कि कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ क्या है। सोशल मीडिया में अगली चीज़ जो रिपोर्टिंग के लिए आपको ज़रूरी होती है, जो एविडेंस ज़रूरी होता है, अगेन दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब आप स्क्रीनशॉट्स को सेव कर लें तो उनके प्रिंट्स जो हैं, जो भी एप्लीकेशन आप लिखेंगे उसके प्रिंट्स उस एप्लीकेशन के साथ लगाएं जो एप्लीकेशन आपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में फाइल करनी है। वैसे भी अगर आपने किसी और जगह पे भी वो एप्लीकेशन जो है अदर देन साइबर, अगर कोई एप्लीकेशन भी अगर आप लेकर जा रहे हैं और आप एविडेंसेस आपके पास नहीं हैं, अगर आप कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं, आपके पास एविडेंसेस नहीं हैं, तो कोई चीज़ जब तक उसके एविडेंसेस साथ ना हो वो साबित आप नहीं कर सकते। तो एविडेंसेस जो है, जो भी आपके पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट अगर कोई मौजूद है, किसी के साथ आपका, लेट्स सपोज किसी के साथ आपका बिजनेस का एग्रीमेंट हुआ और उस शख्स ने जो है वो बाद में किसी वजह से आपका इशू हो गया और उसने डेफेमेशन स्टार्ट कर दी, तो पहले जो बिजनेस एग्रीमेंट है वो शो करेगा देयर वाज एन रिलेशन ऑफ अ पार्टनर बिटवीन द टू पार्टीज। द नेक्स्ट थिंग क्या शो करेगा कि जी पहले एक दूसरे को जानते थे, फिर इन पर्टिकुलर क्लॉजेस को लेके या इन पर्टिकुलर मामलात को लेके एक इशू स्टार्ट हो गया। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं कि वो ज़रूरी हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक एक्स हस्बैंड एक एक्स वाइफ के ख़िलाफ़ एक केस लेके जा रहा है, तो उसको पहले ये साबित करना है कि वो उसकी एक्स वाइफ है, निकाहनामा ज़रूरी होता है। अगर कोई वाइफ किसी अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, निकाहनामा, जो कि उस ताल्लुक़ को साबित कर सके। इसी तरीके से अगर कोई ये कहता है कि डिवोर्स हो चुकी है तो उसके लिए वो जो पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका होना ज़रूरी है। अगर कोई कहता है कि जी जो भी आप समझते हैं कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उस पर्टिकुलर आपके एलिगेशन को साबित करने के लिए ज़रूरी हैं, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द फाइल अदर देन द टेक्निकल एविडेंस। जो टेक्निकल एविडेंस में तो स्क्रीनशॉट्स आ गए ना, जो मैंने आपसे बात की। इसी तरीके से अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो, तो फाइनेंशियल फ्रॉड में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जो मैसेज रिसीव होता है, जिससे उनको कोई कोड आया होता है, जिससे उनको कोई ईमेल रिसीव हुई होती है, वो फौरन इसको डिलीट कर देते हैं। उस मैसेज को भी सेव रखें, और अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल के किसी दूसरे अकाउंट में गए हैं तो साथ अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बैंक से निकलवाएं, जो ये साबित करे कि किस अकाउंट से निकल के किस अकाउंट में पैसे गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो कॉल्स आ रही होती हैं वो सिम्स आमतौर पे फेक होती हैं। पहली कोशिश तो ये करें कि उनके साथ कोई भी ऐसी डिटेल्स मत शेयर करें। सिम्स फेक हैं, आइडेंटिटी का पता चलना मुश्किल है। जब आप सब कुछ उनसे शेयर कर लेंगे, आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, तो वो उन पैसों का आना आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगा। मैं एक वकील होने के लिहाज से एक बात हमेशा कहता हूँ, साइबर क्राइम तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं। एविडेंस कुछ भी है, चाहे वो मैसेजेस हैं, चाहे वो नंबर कोई आया है, कोई कोड रिसीव हुआ है, कोई थ्रेटनिंग कॉल आई है, उसका आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। देखिए कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जैसे आप डिलीट भी कर दें तो वो नहीं डिलीट होते। मिसाल के तौर पे CDR है, दो लोगों का आपस में रब्ता हो गया, फ़ोन का फ़ोन से रब्ता हुआ डाटा आ गया, कॉल की किसी ने सिम टू सिम आ गया,
सिम कहाँ पे इस्तेमाल हुई, फ़ोन का IMEI आ गया, वहाँ से इस्टेब्लिश हो गया कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम इस्तेमाल हुई। कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं, जैसे IP एड्रेस की मैंने पहले बात की। IP एड्रेस जिस कंपनी ने प्रोवाइड करना है वो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन जो फेसबुक अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेटिव इदारे की रिक्वेस्ट के ऊपर वो उनको IP बताएंगी। लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स ये बताएंगे कि IP किसको दिया गया। अब IP क्या होता है, जैसे आपने घर पे एक वाईफाई मशीन है, you have been given a specific IP address, that is your identity, जहाँ से आप ट्रेस होंगे। आपने तस्वीर बेशक इनकी लगाई हुई है, नाम किसी और का लगाया हुआ है, IP एड्रेस से ही वो बंदा ट्रेस आउट होगा। सो इसमें एक और प्रिवेंटिव मेजर भी है कि आप अपने वाईफाई को सिक्योर करें। एप्लीकेशन जो भी लिखें, जब भी लिखें, एविडेंसेस का ख्याल रखें। और एप्लीकेशन जो है, if you know who is blackmailing you, you should mention his name, his role, what he has done with you. You should mention all IDs जहाँ पे वो तस्वीरें, images, descriptions लिखी गई। You should mention all those numbers जिन जिन के नाम पे वो तस्वीरें, images, messages भेजे गए। That is more important in such cases, क्योंकि सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट पब्लिक एग्जिबिट, डिस्प्ले और ट्रांसमिट, 3 अल्फाज के बारे में बात करता है। बेसिकली बुनियादी तौर पे ये कहता है कि जब कोई शख्स ये कोशिश करे कि उसने किसी चीज़ को वायरल करना है, जब वायरल करने की कोशिश की बात आएगी तो क्या होगा, वहाँ पे सेक्शन 21 आ जाएगा जो ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन से डील आउट करता है, जिसकी सज़ा 5 साल। आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अपने ही नंबर से कॉल आती है, अपने ही नंबर, यानी कि वहाँ पर स्क्रीन पर शो होता है अपना ही नंबर, अपना नंबर शो हो रहा है। अच्छा जी, देखिए इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो आम तौर पे जो है वो मैंने ये सुना है कि कॉल स्पूफिंग का मैंने सुना है कि आवाज़ जो है वो सिमिलर उसी आवाज़ में आपको सुनाई देती है। जैसे एक शख्स है वो मुझे बता रहा कि जो जब मुझे फ़ोन आया कि मेरा बेटा उठाया गया, तो उसने ये बताया कि पीछे से जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल मेरे बेटे की जैसी थी। तो मुझे उसने कहा कि मैं फ़ौरी पैसे देने के लिए जा रहा था, तो लास्ट मोमेंट पे ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार इस तरह। मैंने कहा ये आपसे फ्रॉड होने लगा है, आप अपने बेटे के पहले स्कूल जाओ। अपने बेटे के स्कूल के वहाँ जाके उनको पता लगा उनका बेटा स्कूल में था, and he was just going to send 50,000 to them. So देखो, अपने नंबर से कॉल आ जाएगी तो फिर तो आप तो, अगर आपको अपने नंबर से आ रही है फिर तो आप काट भी सकते हैं, ठीक है ना। मसला तो तब है जब आपके नंबर से किसी और को जाएगी, ठीक है। आपको लगता होगा मैंने अपने आप को मिला दी कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं जी जी जी, तो किसी के नंबर से करते हैं तो वो बाद में से कॉल करते हैं, कहता है मेरे कॉल। देखिए बात ये है कि मसला आता है 2 चीज़ों में। कॉल जो है इसमें याद रखिएगा कि ये जितनी सिम्स मैंने आपको बताया फेक सिम्स होती हैं और ये निकाली ही इसी मकसद से जाती हैं। डिफरेंट तरीके ऑप्ट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बस स्टैंड पे खड़ा है, आपको कहेगा ये फ्री सिम ले लो। आप फ्रेंचाइज पे गए हो, आपको कहेगा अच्छा जी चलें थंब इम्प्रेशन लगा दें। आपने थंब इम्प्रेशन लगाया, उसने कहा सॉरी सर सही नहीं लगाया, दोबारा लगा दें। आपने सिम एक लेनी थी, उसने आपके 2 थंब इम्प्रेशन ले लिए। इसी तरह उनके एक्टिविटी बॉयज़ होते हैं, वो फिर रहे होते हैं, मॉल्स के अंदर फिर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बाहर फिर रहे होते हैं। वो आते हैं, वो आपको कहते हैं यार आप हमसे 50% ऑफ में ये सिम ले लें, एक सिम लें साथ एक फ्री ले लें। जी मैं आने लगा उसे, जी 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 मैं आता हूँ उस बात पे। देखिए होता ही है कि उन्होंने कौन सी दूसरी सिम उसी टाइम निकाल लेनी है। जो थंब इम्प्रेशन लेने का मकसद होता है वो 2 तरह का होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी मामला सुने कि लोगों को किसी एक जगह पे चले गए, वहाँ पे जाके लोग इकट्ठे किए और उनको ये कहा गया कि आप किसी कुरानदाजी में पार्टिसिपेट करने लगे, तो वहाँ जाके उनके थंब लगवा लिए। तो मैंने जैसे पहली बात ये की कि इसके डिफरेंट तरीके कार है ना। फिर फोर्ज थंब इम्प्रेशंस की भी बात सुनने में आई कि ऐसा भी हो रहा है।
जो फेक सिम, मैंने इसके ऊपर अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं ना, ये टॉपिक बड़ा, इसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर हो सकता है। मेरा एक आर्टिकल पढ़िएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा, मेनन्स ऑफ मिस यूज़ ऑफ सिम कार्ड्स इन ऑर्डर टू ट्रैप इनोसेंट सिटीजन्स। मैंने बहुत साल पहले लिखा था, इसमें मैंने ये बात कही थी कि साइबर क्राइम जो है इसमें कहीं ना कहीं 70 to 75% जो रोल है वो फेक सिम कार्ड्स का है। मुझे ये बताएं कितनी ऐप्स ऐसी हैं जो सिम के थ्रू चल रही हैं? ऑलमोस्ट सारी। व्हाट्सएप किसके थ्रू चल रहा है? तो मुझे ये बताएं कि अगर एक फेक सिम कार्ड निकले तो वो कितना नुकसान कर सकता है। ऐसे ही तो सिम कार्ड को रेगुलेट होना बड़ा ज़रूरी है। आपका ख्याल है ये जो लोग आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि आपका इनाम निकला, ये आपको अपने नंबर से करते हैं? कभी भी नहीं करते। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। सर जो ये साइबर सिक्योरिटी सर्कल है, इससे अपने कॉन्टैक्ट करना, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हो, लाइक जैसे बताइए किसी भी तरह की कर रहा करने की कोशिश कर रहा हो, तो किस तरह टैकल कर सकते हो और क्या प्रोसीजर है, क्या हमें वहाँ जाना पड़ेगा, कितनी फीस देनी पड़ेगी, इस तरह क्या है इसका? सर देखें, ये तो आपको कोई आप ये तो क्वेश्चन है रिलेटिंग टू द, मैं चूँकि खुद लॉयर हूँ, मैं तो आपको बीइंग ए लॉयर ही एक मशवरा दे सकता हूँ। आप अपनी एप्लीकेशन खुद बनाएं, बी कॉन्फिडेंट, सारे एविडेंसेस अपने साथ लगाएं, खुद जाएं, अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, अपने केस को परसू करें। मुझे एक बात बताएं, अभी बाहर अगर आते हुए हादसा हो जाए, गाड़ी लग जाए, हम थाने जाते हैं ना खुद? ऐसा है ना? या हम क्या करते हैं कि हम 15 कर देते हैं, या कोशिश होती है कि जी थाना जो मुतलका है वहाँ पे जाया जाए दरख्वास्त जमा कराने के लिए, और वहाँ से हम जाके एक हमें स्लिप मिल जाती है। मैं बीइंग लॉयर ना, एक्चुअली मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हम थोड़ा सा ना सिस्टम में रह के ना इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हो पाते। उसकी वजह ये होती है कि शायद हम कभी उस सिस्टम को उस तरीके से हमने देखा भी नहीं होता। खुद आप अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें। मैंने आपको कहा कि आप वो लॉ को डाउनलोड कर लें, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। मैंने आपको शुरू में क्या बताया, क्या क्या चीज़ें जुर्म है? फेक अकाउंट जुर्म है, ठीक है, आप किसी की तस्वीर लगाना, किसी को डिफेम करना। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, अब जब आप लॉ डाउनलोड कर लेंगे आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। और देखें सबसे बड़ी बात क्या है, मैं लॉयर हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा कोई ऐसा मशवरा दिया जाए जिससे लोगों का फ़ायदा हो। कभी भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर इन केस अगर आपको कोई लॉयर की ज़रूरत पड़े तब आप लॉयर के पास जाएं, जहाँ पे आप समझते हैं कि कोई ऐसा, जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो उसको ये समझ नहीं आ रही कि इज़ दिस अ क्राइम दैट रिलेट्स टू द साइबर और इट्स रिलेटेड टू द पुलिस। वहाँ पे तो समझ आती है कि एक बंदे को मशवरा चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग आजकल जिनको ज़्यादा इशू आ जाता है वो ये आ जाता है, किसी ने कोई एम्प्लॉय रखा, एम्प्लॉय डाटा ले गया, ठीक है। अब ये वो मामलात हैं जिनके अंदर बाज़ औक़ात ओपिनियंस लोगों को चाहिए होते हैं, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी का मामला आ जाता है, एंड इफ यू आर द विक्टिम, आप बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। आप अपनी खुद, ये जो मैंने आपको बताया कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें फ्रॉड में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्राइम में आती हैं, एविडेंसेस बस अपने सेव रखें, एविडेंसेस को मत डिलीट करें, ठीक। और अब किसी किस्म का जो होता है ना कि अनलेस और अनटिल आपको कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो तो फिर मशवरा करें। अदरवाइज़ तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब तक आप लॉयर से तब ही एडवाइस लें जब आपका केस कोर्ट ऑफ लॉ में आ गया, अदालत में आ गया, जहाँ पे आपको ज़रूरत है बेल पिटीशन में आर्गूमेंट्स के लिए, ट्रायल के अंदर लॉयर की। उससे पहले जो है आप अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंट रहें, अपने केस के ऊपर कॉन्फिडेंट रहें और अपने केस को परसू करें। इवन के कोर्ट्स में भी आके केसेस को ना छोड़ें। मैं आपको यहाँ से एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि लोग कोर्ट्स में केसेस आते हैं, खातून को ब्लैकमेल हरास किया गया, फैमिली प्रेशर क्रिएट होता है, लोग अदालत में आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जो ही लोग अदालत में आके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वही बंदा बाहर आके फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देता है। एवरी साइबर क्रिमिनल इज अ रिपीट ऑफेंडर अनलेस और अनटिल ही गॉट दिस पनिशमेंट। पनिशमेंट डेटरेंस क्रिएट करती है।
मैंने तो कई लेक्चर्स में ये पढ़ाया, कई लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं कि कभी भी ऐसे शख्स को फौरी तौर पे प्रेशर में आके ना छोड़े। फौरी तौर पे क्या, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक सजा ना। देखिए, आपका ज़िंदगी में ये मकसद नहीं है कि आप कितने खुश हैं, आप ये देखें लोग आपसे कितने खुश हैं, और कुछ ऐसा भी करके जाएं ज़िंदगी के अंदर कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर जाएं। किसी के साथ बुरा हुआ, उसने सोसाइटी के अंदर कोई मिसाल कायम नहीं की उस शख्स के खिलाफ जिसने बुरा किया, तो मैं समझता हूं उसने सोसाइटी को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया कि अब वो जो शख्स है जिसने किसी के साथ बुरा किया, कोई एक शख्स है, आपका काम ये है कि आप सोसाइटी के एक मेंबर होने के नाते कभी भी ऐसे किसी भी शख्स को जिसने आपकी ज़िंदगी ख़राब की, आपके किसी रिश्तेदार की ज़िंदगी ख़राब की, आपके किसी भाई की, बहन की, किसी की ज़िंदगी ख़राब की, उसको सोसाइटी में इस तरीके से मत छोड़ें। उसका लीगल जो रेमेडी है वो अवेल करें, पूरा केस एंड तक जाना चाहिए। और बिल्कुल एंड होने वाला था भैया, तो बिल्कुल एंड तक जो है वो जाना चाहिए, एंड तक आपको सज़ा करवाने की तरफ मामलात को लेके जाना चाहिए। और आप जो है जब तक नहीं होगा तब तक आप ये देखेंगे कि सोसाइटी में बेहतरी नहीं आएगी। साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है? कॉम्प्रोमाइज़ लोग करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो है वो जहाँ पे देखें, आप मुझे एक बात बताएं, हर एक चीज़ के ऊपर ना एक प्रॉब्लम ये आता है कि सोसाइटी प्रेशर क्रिएट कर, जो भी चीज़ नहीं होगी ना उसमें प्रेशर सोसाइटी का आ जाएगा। हर बंदा आपको डराएगा, जी देखो उसका भी तो उसके साथ ताल्लुक था ना, वो भी तो देखो पहले उसने भी तो गलत किया। देखें, अब इसके ऊपर ना मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं इतनी बात करूँगा कि अगर किसी ने ड्यूरिंग द रिलेशनशिप किसी के साथ, पहली बात ऐसा डाटा बनाना नहीं चाहिए, ना ही किसी के साथ कोई ऐसे ताल्लुक में जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर किसी ने अपना डाटा शेयर कर दिया तो क्या इस ग्राउंड के ऊपर उसको छोड़ा जा सकता है कि उसने शेयर कर दिया इस वजह से क्योंकि ताल्लुक था? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। मैं समझता हूं ये जो लोग हैं ना जो इस तरह करते हैं, सर ये बहुत जुल्म करते हैं। मेरे पास अब एक केस है, उसमें खातून ने खुदकुशी कर ली है, उसके बच्चे हैं और उसकी तस्वीरें भी जली तैयार की गई थी, ठीक है। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप केस सिर्फ फाइल करें, रिपोर्ट करें और उसके बाद आप उस केस के पीछे ना जाएं, या फिर आप केस फाइल करें उसको टिल एंड तक जाएं। चाहे आपके साथ 10 रुपए का भी फ्रॉड हुआ है ना। मुझे एक क्लाइंट ने बड़ी अच्छी बात की, उनके साथ ना एक फ्रॉड हुआ। तो एक दिन ना वो मेरे पास फाइल लेकर आए और उन्होंने मुझे बैठ के ना अपनी सारी फाइल पढ़ानी शुरू की। करते करते 6-7 घंटे गुजर गए और वो मुझे पढ़ाते रहे और मैं उनसे डिस्कस करता रहा, वो मुझसे डिस्कस करते रहे। उनका क्योंकि केस काफ़ी लंबा था तो वो मुझसे सारा केस उन्होंने A to Z 5-7 साल से उनकी लिटिगेशन चल रही थी। एक टाइम ऐसा आया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आपको कितना नुकसान हुआ होगा इससे? तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा नुकसान फाइनेंशियली नहीं हुआ। लेकिन अगली बात उनकी सुनने वाली, उन्होंने कहा देखो यार, मैं किसी के साथ फ्रॉड करता नहीं और मैं अपने साथ होने नहीं देता, और मैंने ये एक मिसाल कायम करनी है कि अगर मुआशरे में इस किस्म के लोग फ्रॉड करेंगे किसी के साथ तो उनको कैसे सज़ा दिलवाई जा सकती है। तो मेरा ये आप आज चूँकि टॉपिक भी उससे रिलेटेड है, मैं इसलिए आपको ये कहूँगा कि इस पॉइंट, इस चैप्टर को कभी भी किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए। कोई पैसे मांग रहा है, पैसे दे दो, बिल्कुल ना भेजें। डाटा चला गया, बिल्कुल ना भेजें। कोई तस्वीर एडिट करके भेज रहा है, बिल्कुल ना भेजें। जो ब्लैकमेलर है ना उसने दोबारा ब्लैकमेल करना है। एक दफ़ा का मामला है, एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा हिम्मत हौसला कर लें और किसी बड़े को इत्मीनान में भी ले लें, कोई बड़ी बात नहीं होती।
और आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। चलें, कभी भी जी सर पूछें। सर आजकल जो है वो इजी पैसे के थ्रू इजी पैसे का मैसेज कॉपी करके एक अननोन नंबर से सेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? इजी पैसे का जो मैसेज होता है पैसे जिसके थ्रू पैसे सेंड हो जाते हैं, जी जी, उसका मैसेज कॉपी करके एक अननोन नंबर से सेंड कर देते हैं। फिर किसी अननोन नंबर से कॉल करके आपको रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मैं मैसेज आ गया आपको गलती से। हाँ गलती से कहा है आप मुझे अपने पैसे रिटर्न कर दें। तो इसके खिलाफ किस तरह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कभी भी ऐसे नंबर्स को रिप्लाई मत करें। ट्रैप कर रहा ना वो आपको। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम ना IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ना जब मैं डिस्कस कर रहा था ना, हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमें पता है ना वो किसी को नहीं पता, और ये सबसे बड़ी भूल है। मेरे पास मैंने तो पता नहीं कितने केस देख छोड़े, लड़ छोड़े, अदालतों में डेली अपीयर होता हूँ। सर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आइडिया ही नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी ये लगे ना कि इस फ़ोन में जाने वाला कोई डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है, या फिर साइबर स्पेस में की जाने वाली जो हरकत है वो लोकेट नहीं हो पाती, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। दुनिया के सारे बड़े ऑथर्स को पढ़ें जिन्होंने साइबर पे लिखा, उन्होंने कहा एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। जो कुछ साइबर स्पेस में होगा वो ट्रेसेबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है एक सवाल ऐसा आपके माइंड में होगा। मैं कल भी एक यूनिवर्सिटी में था, आज भी एक जगह से पढ़ा के आ रहा हूँ। जितनी यूनिवर्सिटीज़ में गया, जो ही लेक्चर खत्म करता हूँ एक सवाल पूछते हैं, सर अगर ऐसा करें तो पकड़े जाएंगे, और अगर ऐसा किया हो तो क्या बच जाएंगे? अच्छा, ये सवाल ना बुनियादी तौर पे ना मुझे इस सवाल से एक बहुत बड़ा मेरा एक प्रॉब्लम है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें दो तरह की मुझे मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। एक ये कि या तो किया जा रहा है ऐसा, या करने का इरादा है। तो दोनों सूरतों में मेरा यही कहना होता है कि भाई जो करने वाले हैं वो ये सोच लें कि सज़ा ये है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, वो इस तरह के मामलात में फंस चुके हैं अपनी गलतियों की वजह से। तो ये याद रखिएगा कि ये कहीं अपने ज़हन में ना रखिएगा कि जी चूंकि मुझे पता नहीं। क्या ये प्ली ली जा सकती है किसी अदालत के अंदर कि मुझे पता नहीं था? मुजरिम ये कह दे जी मुझे नहीं पता था, फिर इस तरह हर बंदा ही जाके अदालत में कहना शुरू कर दे जी मुझे नहीं पता था। सो ये कोई डिफेंस नहीं है। चीज़ वही है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस हो। जो आपका क्वेश्चन था, ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई बिल्कुल ना करें जी प्लीज़। देखिए मैं आपको ना एक बात बताऊं, जो लॉ है ना वो 2016 में आया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अब लेटेस्ट क्राइम शुरू हो गया। मसला ये है, लॉ पुराना है, क्राइम बदलता जा रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज को हर 3 साल के बाद अमेंड होना चाहिए। जैसे 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 हालात बदलते जाएंगे, मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत सारी सोशल एप्लीकेशन ऐसी थी, सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऐसी थी जो मैं पहले इस्तेमाल नहीं करता था। जैसे मैं इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करता था, फिर मैंने इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब आहिस्ता 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 जो बाकी ऐप्स थी मैं उनकी तरफ चला गया, ठीक है। अब इसी तरह आप देखिएगा कुछ अरसे तक मजीद न्यू एप्लीकेशंस आ जाएंगी। अब हम उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल तो शुरू कर देंगे, पर अगेन क्या उसके थ्रू किया? जैसे आजकल एक प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को कि जी हमने लोन, एप्स लोन दे रही हैं, एक्सेस ले लेती हैं गैलरी तक, बाद में ब्लैकमेल करती हैं, कॉन्टैक्ट्स निकाल लेती हैं, उन तक तस्वीरें भेजती हैं। नाउ दिस इज अनदर एस्पेक्ट कि अच्छा अब आपने कौन सी ऐप डाउनलोड करनी। तो यहाँ पे ना ज़रूरत अब इस चीज़ की हो चुकी है कि इन सारे क्राइम्स के ऊपर ना आपको लेजिस्लेशन न्यू चाहिए, जहाँ पे एक लॉ इन सब, जैसे मैं इस लॉ की बात करता, इस लॉ में कहीं पे हैकिंग का जिक्र नहीं किया गया। जो एप्लीकेशन लिखी जाती है ना उसमें पहली लाइन ये लिखी जाती है मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया। द वर्ड हैकिंग हैज नॉट बीन यूज्ड। तो अब वो डिस्कशन बहुत लॉ रिलेटेड हो जाएगी। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें
इनको देखना ये पड़ेगा जो आपने अभी बात बताई कि साइबर क्राइम में इस तरह के मामलात में साइबर लॉज में कहाँ पे अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रेगुलेट हो सकें। मिसाल के तौर पे थोड़ी टेक्निकल बात करने लगा, सिटीज़न प्रोटेक्शन रूल्स आए कि जो डाटा इन कंपनीज से प्रोवाइड किया जाता था इनको कहा गया कि अपने दफातर पाकिस्तान में ओपन कर लें ताकि डाटा ईज़िली आप तक एक्सेस हो जाए, दफातर ओपन नहीं हो सके, सिटीज़न प्रोटेक्शन रूल्स जो थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। ठीक हो गए। तो मसला ये है कि सर आपको लॉज भी बनाने हैं, फिर आपको उनकी एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए, फिर आपको ट्रेनिंग चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ की भी, FIA की भी, आपको जजेस की ट्रेनिंग चाहिए, उनको ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है, फिर आपको लॉयर्स की भी ट्रेनिंग उसके लिए चाहिए। लॉयर्स शुड बी वेल ट्रेंड। उनसे पहले आप पूछ के फिर आप की तरफ आते हैं। जी सर, एक ऐसा केस हुआ कि हमारे एक दोस्त ने फेक आईडी बनाया और दूसरे दोस्त को ना 3-4 मिनट तक मतलब लड़की बना था। हाँ, लड़की बन गया। ठीक। जब उसके पास सारा डेटा आया तो वो उसको ब्लैकमेल करता था और बता भी दिया कि भाई मैं खुद था। तो बताने के बाद अब वो दोस्त क्या करे सर, केस कर दे या वो दोस्ती में वो वक्त दर वक्त ना अपने मतलब ये काम ही नहीं कर हो गया चाहता है कि अभी थोड़ी बातचीत चलती रहे। नहीं, उसको जाहिर सी बात है, वो अगर उसको वो पता चल गया। देखिए मैं आपको ना एक क्वेश्चन में थोड़ी सॉरी इसको ज़रा लाइटर मोड में इसलिए बता रहा था। देखिए ये ना एक बहुत बड़ा इशू है। अब आप ना इसके पीछे इंटेंशन की तरफ जाएं। आपको ये लग रहा होगा कि वो मजाक कर रहा है। मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन सुनने के बाद ये कह सकता हूँ 100% कि ऐसा काम बंदा रिवेंज लेने के लिए करता है, डिफेम करने के लिए करता है। मैंने आपका क्वेश्चन सुना, मैंने उसमें मुझे उसकी जो इंटेंशन है वो समझ आ रही है। मुझे एक बात है, आपने अपने किसी दोस्त से मजाक करना है, बड़े उस मजाक करने के और तरीक़ेकार हैं। किसी से उसका डाटा मंगवा लेना, फिर उसके साथ एक फेक आईडी के थ्रू गुफ्तगू करना, ये एक उसकी एक, और फिर उस जाहिर सी बात है उसने वो चैट्स को और दोस्त आपको अगर ये बताया है तो 20 और लोगों को भी बताया होगा, ऐसे ही पूरे ग्रुप में बताया। तो अब इसमें दिस इज़ समथिंग आई थिंक। अच्छा मैं इसमें आपको बात बताता हूँ। इसी तरह ऐसा हुआ था कि एक बहुत अरसा पहले, मुझे शायद 5-6 साल पहले, एक मुझे दोस्त थे मेरे, वो एक केस बता रहे थे कि एक बच्चा एक क्लास में मॉनिटर नहीं बन सका, तो उस क्लास में एक और बच्चा था वो मॉनिटर बन गया। वो होते हैं ना क्लासेस में मॉनिटर्स होते हैं, जब हम स्कूल में थे तब तो मॉनिटर ही कहते थे। अब तो यस वो अब जी प्रीफेक्ट, और हाँ यस। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो बच्चा था उसको जेलसी कॉज होगी। ही वॉज इन जस्ट इन क्लास 7 कि ये मुझे नहीं बनाया गया और इसको बना दिया गया। क्लास 7 और 8 आई थिंक। उसने एक फेक अकाउंट बना दिया। तो मसला ये है कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, एक बात याद रखिएगा, ये जो ज़्यादातर सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स होते हैं ना, तस्वीरें शेयर होगी, डिफेम कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया, इसमें कोई किसी के लिए अनोनिमस नहीं होता, सारे एक दूसरे को जानते होते हैं। रिश्तेदार होगा, ताल्लुक़ रहा होगा, शादी रही होगी, कोई ज़मीन का मसला चल रहा होगा, कोई मोहल्लेदार होगा, ये सारे जानते होते हैं। मेरे पास अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा केस नहीं आया कि कोई बंदा आके ये कह दे कि जी वो अनोनिमस थे, हम नहीं जानते। 1-2 में शायद हुआ भी होगा, 1-2 ऐसे केसेस हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लोग जानते होते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात वो डाटा वाकई में गया होता है, बाज़ औक़ात वो डाटा तैयार किया जाता है। तो ये जो तरीक़ेकार है ना, कि मैं वैसे इसको ना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसको बड़ा ही एक गलत काम समझता हूँ। चाहे किसी का दोस्त है ना, दोस्ती भी जी एक बड़ी जो है ना एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे ना, यू विल लर्न इट कि यू विल हैव द कंपनी ऑफ योर गुड फ्रेंड्स। आप बनते वही हैं जो आप सोचते हैं, और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स वही सेट करते हैं जिस कंपनी में आप बैठते हैं। उसी कंपनी में विनर्स बैठे होंगे, आपकी सोच ही विनर्स की हो जाएगी। आप सोचेंगे कि नहीं मैंने जीतना है,
मेरे सारे जो दोस्त हैं वो कामयाब हैं, मैंने भी कामयाब बनना है। एक ऐसी कंपनी है जिसमें जितने लोग बैठते हैं उनमें किसी बंदे में ये गोल नहीं है कि उसने कुछ अचीव करना है। आप देखिएगा कि आपके अंदर भी अचीवमेंट का जो पैशन है वो ख़त्म हो जाएगा। आप भी कहेंगे यार ये सारे तो, ये भी तो कुछ नहीं कर रहे। तो ये बड़ा मैटर करता है कि इंसान किस कंपनी में बैठे, और फिर वो कंपनी में भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। दोस्ती में सबसे पहली चीज़ क्या है? एक रिस्पेक्ट होती है। मजाक एक ठीक है दोस्तों में चलता है, लेकिन मैं इसको, ये जो आपने पर्टिकुलर बात बताई, मैं इसको इसलिए मजाक नहीं समझता क्योंकि इसमें किसी की जो रिस्पेक्ट है, किसी की जो डिग्निटी है, उसको वायलेट किया गया है। 10-20 लोगों में उसको इस तरह उसकी जो चैट थी वो शेयर कर दी, व्हाट्सएवर वर द सर्कमस्टांसिस, कैसे उसने अपने आप को जो है वो फेक आईडी को इस्तेमाल करते हुए उसके साथ ऐसा किया। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे थे, आपने आखिरी लाइन ये पूछी कि उसको क्या करना चाहिए, सर इसका जवाब आपने उससे खुद पूछना है कि उसको क्या करना चाहिए। इसका जवाब उसके पास खुद होगा कि उसको इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी वकील से पूछेंगे तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसका बेहतर जवाब उस बंदे के पास खुद है कि क्या देखें, इस टाइम तो आप बैठे हुए हैं, आप उसके जज्बात क्या हैं वो बेहतर बता सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ये हमें उसकी तरफ छोड़नी चाहिए। जी कोई क्वेश्चन है? जी प्लीज़। जी जी प्लीज़। हमारे 2 सेक्शन है इंजीनियरिंग के, ए और बी। तो बी एंड विच यूनिवर्सिटी यू आर? ओके, एंड द डिग्री यू आर डूइंग? केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। सेक्शन बी की एक बच्ची थी, तो मैं उसको नहीं जानती, मतलब थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो उसने ना हमारे सीआर को मैसेज किया कि आरजू जोन सी है वो कर रही है, मुझे मैसेजेस कर रही है ग्रुप्स बनाने, और सीआर मुझे कहता है कि आप ऐसे ना करो। मैंने कहा भाई मैंने क्यों बनाना है, मैंने क्यों उस ग्रुप्स वगैरह बनाने, में तो उसको जानती भी नहीं इतना। और मैंने कहा उसको बोला ना कि स्क्रीनशॉट, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने कहा उसको बोलो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देगा अगर मैंने ऐसा किया तो उसने प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें प्रॉपर मेरा नंबर आ रहा जी। वो ऐप्स अवेलेबल है जी जी जी, वो ऐप्स हैं, वो बाकायदा एक ऐप्स जो हैं वो इस किस्म की जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनसे लोग इस किस्म के जेली स्क्रीनशॉट्स तैयार कर देते हैं, जिसमें आपका नंबर नज़र आ रहा होगा, या किसी और शख्स का नंबर नज़र आ रहा होगा। लोगों को ये लगेगा कि आपके नंबर से चैट हो रही है, प्रोफाइल पिक्चर भी आपकी लगाई गई होगी। सो ये अवेलेबल हैं। ये लोगों के साथ ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके विक्टिम भी हैं। लेकिन वो बच्ची ऐसी नहीं थी जो ऐसा काम करती। ठीक है। और मैं भी उसको नहीं जानती थी, वो भी मुझे इतना नहीं जानती थी। ठीक है। उसने ऐसे क्यों करना था, ये किसी और ने मुझे लगता है यहाँ। देखिए इसमें तो अब अगर आप जैसे कह रही हैं कि आपने मैसेजेस तो किसी को नहीं किए, किसी ने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे, जो स्क्रीनशॉट्स में आपका नाम था और आपका नंबर था, तो इसमें इस किस्म की चैट को अगर बनाया गया है या कोई आपके पास आ गई, इसमें तो इजी चीज़ है कि जिस खातून के साथ वो चैट आपकी दिखाई जा रही है, उन दोनों के मोबाइल फ़ोन से ही करॉबोरेट हो जाता है कि क्या उन दोनों के पास ऐसा कोई चैट उनकी आपस में मौजूद भी है या नहीं है। तीसरी बात है कि उसमें जो गुफ्तगू की जा रही है वो क्या की जा रही है, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि क्या एक्चुअल रीज़न थी कि इस तरह की चैट को तैयार करने की। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है, मैं ये सोचता हूँ कि कोई शख्स कोई भी एक्शन जो करता है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। वो मोटिव कुछ भी हो सकता है। जी तो इसने जो बात की, इसमें अब बताया कि इसकी लेजिस्लेशन ही बनी, तो हम कह सकते हैं कि स्टेट का फेलियर, हमारे इंस्टीट्यूशन का फेलियर, एफआईए का फेलियर है। देखिए बात यह है कि देखिए बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि लेजिस्लेशन नहीं है। अब बात यह है कि एक शख्स के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो है वो बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है। अब 5 लाख का फ्रॉड है, ये 10 लाख का फ्रॉड है, ये 10 करोड़ का फ्रॉड है, सज़ा भी थोड़ी है, ऑफेंस भी बेलेबल है और ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो ज़रूरत फिर किस चीज़ की हुई? लेजिस्लेशन करता कौन है आप बताएं? लेजिस्लेशन जो है जब होगी, जब देखें आज हम 2023 में बैठे बात कर रहे हैं अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम।
आपको लगता है हम बहुत पीछे हैं अभी भी? ये टॉपिक तो आज डिस्कस होना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या कुछ किया जा सकता है। अवेयरनेस का तो चैप्टर ही आपको 20 साल पहले पता चल जाए या 10 साल पहले ऑलमोस्ट पता चल जाना चाहिए था। हुआ ये कि जैसे ही टेक्नोलॉजी 2009-2010 के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा, तो हमने ये देखा कि इस क्राइम के अंदर फिर इजाफा हो गया और फिर उस तरीके से आपने देखा कि जो केसेस थे वो बढ़ना शुरू हो गए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और सिर्फ एंड पे बात ख़त्म करते हुए ये कहूँगा कि इस पूरे क्राइम से बचने के लिए एक ही चीज़ है, वो ये है कि अगर आप नहीं चाहेंगे ये आपके साथ क्राइम कमिट नहीं होगा। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।